हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब की खिदमत में हैं। नकवी साहब से बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। आप लोग भी उनका प्रोग्राम काफी पसंद करते हैं और कई ऐसे हमारे देखने वाले हैं जो ये कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार या प्रोग्राम 1 घंटे का होना चाहिए। लेकिन नकवी साहब हमें वक्त दे देते हैं, हर हफ्ते वक्त दे देते हैं। वो बहुत बड़ी बात है और उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम है। आखिर तक आप लोग जरूर देखें, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ी अजीब अजीब तब्दीलियां हैं। रोजाना इशारे कभी इधर कभी उधर ऐसे मिलते हैं। ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि नतीजा क्या कुछ निकलेगा। अभी भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में मैं बात करूंगा कि क्या कुछ है नकवी साहब से अभी आगे जाकर के। और इसी तरह से सऊदी अरब की भी फॉरेन पॉलिसी में कहीं कुछ कभी लड़खड़ाहट लगती है, कभी मजबूती लगती है, कभी वो रूस और चीन की तरफ, कभी अमेरिका की तरफ। और इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन का मामला बार बार चल रहा है, अमेरिका की तरफ से पूरा दबाव है। तो ये इस मौजूदा इंटरनेशनल सिनेरियो में ये क्या कुछ हो रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों की हुकूमतें अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से एडजस्ट कर रही हैं, किस तरफ जाएंगी, क्या होगा। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि कुछ लोगों का कहना है कि भारत ने रूस का साथ दिया है, खासतौर पर ये जो यूक्रेन जंग के बाद। और लेकिन अमेरिका का कितना असर है, कितना हावी है अमेरिका भारत की फॉरेन पॉलिसी पर। आगे बढ़कर के हम बात करेंगे सऊदी अरब के बारे में भी। भारत की फॉरेन पॉलिसी को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ है, क्या कैसे आप असेस कर रहे हैं। भारत और सऊदी अरेबिया दोनों के ऊपर ये शेर सादिक आता है। रुखे रोशन के आगे चम्मा रखकर वो ये कहते हैं, इधर आता है देखें या उधर परवाना जाता है। यानी अभी सब बेट्स जो हैं वो हेज कर रहे हैं, यानी शर्तें जो हैं अभी पक्की नहीं हुई है। लेकिन आदत जो है भाई, हम आपको 2 किस्से सुनाए। हम्म। हम्म। आपको याद है जब इराक की जंग हो रही थी तो वहां हमारे सफीर कबीर थे त्यागी साहब। जी। और त्यागी साहब, उनके घर में जाइए तो वो 2 बंदूकें, यानी क्लैशनिकॉफ, हम्म। एक इधर एक इधर लेके लेटते थे कि क्या पता क्या हो जाए। फिर ये हुआ कि साहब अब जंग इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है कि ये लोग जाके बगल में अम्मान के 3 स्टार होटल में ये रहे। अरे भाई वापस क्यों ना आ जाए घर। हम्म। वजह यह कि अभी जंग जारी है। जिस दिन अमेरिका बहादुर ने कंट्रोल कर लिया इराक को, तो ये अनाउंस हो गया कि हम जीत गए हैं, अब हम यहाँ के हाकिम हैं, तो फौरन ये पलट के आ जाएंगे त्यागी साहब और अपना क्रेडेंशियल्स ये अमेरिकन को, जो कि उस वक्त उन दिनों में ऑक्यूपायर्स होंगे हम्म। इराक के, उनको अपना क्रेडेंशियल दे देंगे और सफीर बन जाएंगे। लोगों का समझना ये था कि ये जीती हुई साइड है, इसमें अब बेचारे रोज, मुझे याद है, दे बैठे हुए वो टीवी देखते थे और उसके बाद इंतजार मुंतजर थे कि किसी तरह से अमेरिका जीते और ये जाके हिंदुस्तान के पहले सफीर हों उस सरकार
में, जो कि अमेरिका चला रही होगी, उस मुल्क में जिसका कि लीडर, वाहिद लीडर था दुनिया में जिसने कभी कश्मीर के मामले में हिंदुस्तान का दामन नहीं छोड़ा। एक लीडर था सद्दाम हुसैन, हजार बुराइयां कर लीजिए, लेकिन हिंदुस्तान के साथ उसका जो एक रवैया था कश्मीर के मामले, सारी दुनिया बदल जाती थी, वो नहीं बदला। अब वही काया पलट हो गई और अमेरिकन आ गए, तो आप तैयार हैं कि हम उनको जाके क्रेडेंशियल दे देंगे। एक तो दूसरे किस्से में मैं काफी इसलिए मुलव्विस था कि मैंने वो पेपर्स देखे। जेफ पायट हुआ करते थे, अब तो नाम भी लेने में कोई बुराई नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट सेक्रेटरी थे, फिर आपको याद हो ये जाके यूक्रेन में सफीर हुए, बहुत ही आला और बहुत अच्छे आदमी थे। जेफ पायट हमसे कहा करते थे, भाई अब जल्दी से फौजें तैयार करवाओ और जाके कुर्दिस्तान को में हुकूमत करो। क्या मतलब? मतलब ये कि हिंदुस्तान से ये कहा जा रहा था कि अब हम जीतने वाले हैं और जब हम जीत जाएंगे तो हम हुक्मरान होंगे, उसमें हम चाहते हैं कि आप हमारे पार्टनर हो और आप कुर्दिश नॉर्थ को जाके रूल करें। यानी वहां के हाकिम हिंदुस्तान होने वाला था। ये मैं बार बार इसको रिपीट करता हूं कि ये वो कहानी है जो भूलना नहीं चाहिए, वो हमारे बारे में हमें कुछ बताती है। यानी बाकायदा तैयारियां हो गई थी, जहाज तैयार थे, फौजें तैयार थी, और ये था कि बस अब ये चलने वाले हैं नॉर्दर्न इराक की तरफ। 9 अप्रैल मुझे याद है, नहीं, जी जी, 9 अप्रैल। 12 हाँ हाँ, 9 अप्रैल। ये अटल बिहारी वाजपेयी उन दिनों में आई बॉल टू आई बॉल कॉन्फ्रंटेशन, जो इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौजें आई बॉल टू आई बॉल, ये कि बस आगे जरा सा बढ़े तो जंग हुई। यह सूरत हाल थी, जबकि हम हाकिम होने जा रहे थे नॉर्दर्न इराक के। और करिए आप सामीन, आपके सोचे कि साहब ऐसा भी वक्त था कि हम वहां जाके हुकूमत करते, क्या हालत होती हमारी इस वक्त। बहरहाल अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसके बारे में कोई राय किसी को नहीं दी। वो सीधे गए श्रीनगर, और बजाय इसके कि वो इनकी बातों में आए अपने कॉलीग्स की, उन्होंने एक अजीब व गरीब तकरीर कर दी। उन्होंने कहा कि एक ऑसम पावर खड़ी हो गई है। उन्होंने सद्दाम हुसैन के स्टैचू के गिरने वाली तस्वीरें देखी, एक ऑसम पावर खड़ी हो गई। अब हम लोगों के झगड़े जो हैं इनको खत्म कीजिए, अब हम लोग मिलके इस पावर से मिलें। ये लीजिए, ये मेरा हाथ है दोस्ती। ये था अटल बिहारी वाजपेयी का मूव टुवर्ड्स पाकिस्तान उन दिनों में। तब हम बचे, वरना न जाने हमारी क्या शीशा लेदर होती अगर हम कहीं गलती से पहुंच गए होते जहां पे कुछ लोग हमारे तैयार थे जाने के लिए। हुकूमत हुकूमत नहीं की है बाहर, एक दफा कर ले। ये था। ये मैं किस्सा इसलिए बता रहा हूं कि अभी भी दिलों के अंदर वो अमेरिका का
लगन अभी है। ये दिमाग जो है, ये तो इसने तो कहा कि भाई दुनिया बदल रही है, इसलिए रूस का हाथ न छोड़ो। लेकिन दिल है, वो कहता है भाई अमेरिका, जहां के हमारे बच्चे हैं, जहां के हमारे माँ बाप हैं, जहां के हम भी रिटायर होना चाहते हैं, जहां की थिंक टैंक्स में हम पढ़े बढ़े, हमारे दिमागों की परवरिश हुई, तो वहां से हटना नहीं चाहता। जो एलीट है, जो हमारा फॉरेन पॉलिसी एलीट। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले नकवी साहब, मैं आपकी बात को मैं थोड़ा सा चूंकि मैं उस वक्त वहां पर था, इराक जंग, और मैं कुर्दिस्तान में था, और कुर्दिस्तान वो तिकरीत के जो सद्दाम हुसैन का होम टाउन, उसके उस स्टेट के गवर्नर से मेरी मुलाकात। और उस गवर्नर ने आज, चूंकि 2003 के बाद आज हम 23 में 20 साल हो गए, शायद जो डी क्लासिफाई इंफॉर्मेशन की जाती है तकरीबन, वो बात मैं आज शायद कह सकता हूं, वो ये कि उस गवर्नर ने हमसे कहा कि अपनी सरकार को कह दो यहां फौजें ना भेजें, क्योंकि यहां के लोगों को गुजरात 2002 भी याद है और कश्मीर भी याद है। वहां के इराकी तिकरीत के गवर्नर ने मुझसे कहा था, जो मैंने आपको पर्सनल खामोशी से आके बताया था। आज मैं लोगों के सामने ये बात रख रहा हूं। दूसरी बात, जो आपने त्यागी जी के बारे में कहा, त्यागी जी, मैं उनके चैम्बर में मिला, और जब मैंने ग्राउंड सिचुएशन के हिसाब से उन्हें बताया, तो उन्हें गुस्सा आया, झंझलाहट आई, और वो ये कहने लगे कि आप तो बिल्कुल ईरानियों की तरह से और इराकियों की तरह से बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं ग्राउंड पे लोगों का मूड जान रहा हूं, और वो सारी बातें बिल्कुल ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका शायद दूध और मक्खन लेकर के आया इराक में, उसके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। तो ये आगे बढ़ने से पहले मैंने ये बात जिक्र कर दी। तो नकवी साहब, अब ये जो आपने कहा कि अब ये है, हाँ हाँ, इस वक्त जो सूरत हाल है, वो सबसे अहम मसला है, जो हमारा एक जरा सा ये एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है कनाडा के साथ। कनाडा 5 आईज का एक बड़ा हिस्सा है। 5 आईज कौन? कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये हैं। ये 5 एंग्लो सैक्सन कंट्रीज हैं। देखिए, ये याद रखिए कि एक तो है वेस्ट, और वेस्ट के अंदर एक डबल डिस्टिल एंटिटी है जो कि एंग्लो सैक्सन, यानी वो मुख्तलिफ अपने आप को, यानी ये 5 आईज का क्या मतलब है भाई? 6 आईज क्यों नहीं? फ्रांस क्यों नहीं? 5 आईज, यानी हम एंग्लो सैक्सन ममालिक। और आप क्वाड का हिस्सा होंगे, लाख हुआ करें, लेकिन क्वाड को ट्रम्प करने के लिए एक और एंग्लो सैक्सन एक ट्राइपॉड है, उसका नाम है ऑकस। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, ऑकस, ये भी एंग्लो सैक्सन। तो ये 2 एंग्लो सैक्सन ग्रुप्स ऑफ ये। अब देखना ये है, इस वक्त मैंने जैसे पहले शेर पढ़ा, रुखे रोशन के आगे शम्मा रखकर वो ये कहते हैं, इधर आता है देखे या उधर परवाना जाता। यानी अब ये है, माफ करें जरा मेरा गला नहीं नहीं, आज अब ठीक नहीं है, आप बात करें। लेकिन आवाज आ रही हो जी तो ठीक है। जी जी। ये है कि जितने भी 5 आईज हैं, यानी ये ममालिक, बल्कि और भी, उन सब के आगे एक सबसे बड़ा मसला है, वो है राइज ऑफ चाइना। अब राइज ऑफ चाइना के लिए सबको मुस्तहकम एक तरफ तैयार होके उसको टारगेट करना है। उस बीच में
ये एक अच्छा, उस टारगेट करने के लिए एक उन्होंने एक रियल एस्टेट जिसका नाम के भारत है, इंडिया है, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ये हम इसको बिल्डअप करेंगे और ये चाइना का काउंटर वेट होगा। यानी अगर चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ली, मानिए कि उसके 150 मेंबर्स बन गए हैं, लेकिन चीन की जगह हम हिंदुस्तान को पोज करेंगे, एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हम थोपेंगे। कुछ शेक्सपियर ने कहा था, some people are born great, some achieve greatness, and some of greatness thrust upon them. तो हम आपको ऊपर ये ग्रेटनेस थ्रस्ट कर देंगे कि आप यहां से नहरें निकलेगी, आप वहां से सऊदी अरेबिया, इजराइल, यूरोप, फिर समंदर के जरिए यूएसए, ये आपका एक नया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होगा। उसमें बहुत से मवालिक नहीं है। इजराइल में हाइफा है, हाइफा में हमारे अडानी जी का पोर्ट है। अभी ये मैं बीच में थोड़ा सा रोक करके कह रहा हूं कि ये अजीब एक रास्ता है, भारत से बंबई से जहाज जाएं और फिर सऊदी अरब पहुंचे। खुश्की का रास्ता इसमें बहुत कम है, समंदर से ही है। खुश्की पे कब्जा कर लिया चाइना ने, पहले ही बहुत से मुल्कों को अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया। ये है। तो अब ये कंपटीशन है भारत, तो एक तो ये है। अब उसके बीच में बात ये निकल आई है कि हिंदुस्तान ने एक 5 आई के एक बड़े मेंबर के वतन में उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक कनेडियन सिटीजन जिसका नाम निजार है, उसका मर्डर करवा दिया। अब ये करवा दिया, ये पूरा एलिगेशन भी नहीं है। अभी ये है कि मुबहम सा है कि ऐसा लगता है कि हुआ। अगर ऐसा लगता है, उधर ये बातें G20 में जब यहाँ आए थे जस्टिन ट्रूडो, तो उन्होंने मोदी साहब से डायरेक्टली कही, अपने तमाम 5 आईज से बताई होंगी, उन्होंने मोदी साहब से बातें की। तो यानी पूरा एक कंसल्टेड ये है कि साहब ये नहीं चलने दिया जाएगा कि ये हमारे मुल्क में, हमारे वतन में आके, ये आप भूल जाइए कि सुलेमानी का कत्ल खुलेआम टेलीवाइज्ड तरीके से अमेरिकन के ड्रोन ने किया। आपने देखा, मैंने देखा, कासिम सुलेमानी, वो जायज है। लेकिन ये इसके पीछे, क्योंकि हमारे मुल्क में हुआ है, वो तो इराक में हुआ था, वो तो नीचे के लोग हैं, उनके यहाँ हो जाए तो कोई बात नहीं, होता रहता है। हमारे वतन में हो, ये नामुमकिन, लिहाजा अब उसका खमियाजा आप भुगते। मुश्किल ये है कि लोग जितने हैं ये 5 आईज वाले, ये इधर जाएं कि उधर जाएं। क्या उनका जो बड़ा मकसद है चीन के खिलाफ, उस महाज को कमजोर करके वो इसमें मुलविस हो? तो ऐसा लग रहा है कि धीरे 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 ये इस है क्या, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान के अंदर वो कहते हैं ह्यूमन राइट्स वगैरह की भी तारीफ कर देते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि वहां के अंदर एक डिक्टेटर, एक ऑथोरिटेरियनिज्म की स्ट्रीक है। वो हमको तो हम सब मिलके जब इस मुल्क की तारीफ कर रहे हैं, तो इस मुल्क को जरा सा अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। चलिए साहब, ये तो बहुत अच्छा है, नेकी और पूछ पूछ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं वापस आना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा, मैं बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि वक्त जरा कम है। ये बताइए कि भारत जो बीच बीच में सिग्नल्स देता है, रूस से सस्ता तेल लेने का सिलसिला रहा, हालांकि उसके बारे में भी कुछ लोगों का कहना है कि उससे मुल्क को कम फायदा, अडानी को ज्यादा फायदा हुआ है, वो बाहर से बाहर दूसरे मुल्कों में बेच देता है। उस बहस में हम नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ
अमेरिका के साथ भी है, और ये नाराजगी भी आ गई खालिस्तान वाली, और चाइना के खिलाफ भी भारत को खड़ा करना है। तो एक तरह से अगर हम सऊदी अरब को देखें, भारत को देखें, या फिर उन फाइव आइव्स वाले मुल्कों को देखें, हर तरफ कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन का आखिर क्या होगा? वो कंफ्यूजन है, यही इसी तरफ मैं जरा इलेबोरेट करके हाँ इशारा हाँ, कर रहा था जी कि जी जी। ये कंफ्यूजन है कि इन पे हमने सारे अपने पैसे लगा दिए हैं कि ये हमारी अगुवाई करेंगे चीन के खिलाफ, हम्म, ये चीन के खिलाफ एक काउंटरवेट बनेंगे। लेकिन अगर इनके यहाँ ये इस किस्म की टेंडेंसीज है तो उनको पहले हम लोग जरा निपट लें, कम से कम ये एक। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में इंटेलिजेंस एजेंसीज इसमें मुलविस थी? वो उसमें एक चीज आई है, ट्रूडो साहब की बदनामी इस बात पे हो रही है कि वहां चाइना के खिलाफ ये एलिगेशंस हैं कि उनकी सोसाइटी के बहुत से एलिमेंट्स में वो इंटरफियर करता है। उसके ऊपर एक बाकायदा कमेटी बनाई गई है इंक्वायर करने के लिए, उसकी रिपोर्ट आने वाली है। क्या ऐसा? अच्छा, उस पे ट्रूडो साहब की सुना है कि बदनामी होने वाली है, कि इन्होंने बहुत ही किड ग्लव्स और बहुत ही लैक्स रहे हैं इस मामले में। तो क्या उन्होंने ये शगुफा इसलिए छोड़ दिया, ये हिंदुस्तान वाला, कि भाई इधर लोगों की नजर जाए? बहरहाल ये जब भी ये मामला ऐसे तो जाएगा नहीं, ये इसका कोई ना कोई समाधान होगा। और ये कि अच्छा अच्छा, अगर आपने कहा कि ये ऐसे नहीं जाएगा। क्या हम आप कभी ये उम्मीद कर सकते हैं, या दुनिया उम्मीद कर सकती है कि भारत इसे एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ हमने कराया? नहीं करेगा, हाँ। नहीं करेगा तो फिर ये और कि उसके बगैर किसी नतीजे पे कैसे पहुंचेंगे? एक एक और इसका सबसे ज्यादा खतरनाक पहलू जो है वो ये कि आपने निजार को मरवाया, एक इशू इतना बड़ा हो गया। आप देखिए वीडियो पे इस पे यूट्यूब पे हम्म, फिल्म्स आ रही हैं कि सरदार गुजरातियों को पीट रहे हैं। अब ये तो हम्म, बहुत ही बदतमीजी की बात है, ये हम्म, तो नाकाबिले बर्दाश्त है कि साहब हम तुमको पीट पीट के सिखा देंगे। अरे अब ये हो रहा है वहां, उसका असर अब पंजाब में हो रहा है। अब पंजाब में अगर इतना सा भी खालिस्तानी एलिमेंट था तो इतना हो जाएगा। हाँ। अच्छा, सर, उसके वैसे साथ साथ वैसे मैंने आपको वैसे 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 मैं आपको एक चीज याद दिला दूं। कर्नाटक इलेक्शन से पहले बीजेपी की आईटी सेल ने कर्नाटक में बिहारियों की पिटाई की वीडियो चलाई थी, जिस पर तहकीक होकर के ये पता चला था कि ये हकीकत नहीं है। इस वक्त खालिस्तान की हवा बढ़ाने के लिए ऐसी वीडियो जरूर आ सकती हैं जिसमें पंजाबी सिखों के और गुजरातियों के या हिंदुओं के खिलाफ कोई एक माहौल बनाने के लिए ऐसी वीडियोस आए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसकी भी कोई तहकीक हो जाए, आल्ट न्यूज किस्म के लोग इसकी तहकीक कर लें, उसके बाद पता चले कि सच्चाई क्या है। क्योंकि अभी हमें इस जल्दबाजी में, क्योंकि कर्नाटक में इस किस्म के सबूत सामने आ गए थे कि बीजेपी की आईटी सेल ने इस किस्म की वीडियोस बना बना करके डाली हैं, जिससे कि वो इलेक्शन जीत सके। जी, आप अपनी बात आगे ये जाइए। वीडियो की बात पे एक बात और सामने आ गई। हाँ। दुनिया की तारीख में मेरे ख्याल में पहली दफा एक प्राइम मिनिस्टर आया है स्टेज पे और इस पे यूट्यूब पे, और उसने अपील की है कि भाइयों, नरेंद्र मोदी का ये चैनल है, हम्म, इसको सब्सक्राइब करो। हम्म, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिसको रवीश कुमार गोदी मीडिया कहते थे, जिसको आप गोदी मीडिया, अब उसकी इफेक्टिवनेस इतनी कम हो गई है कि अब आपको इधर आना पड़ा है, यूट्यूब चैनल बनाना पड़ रहा है यूट्यूब प्रधानमंत्री चैनल। जी। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहे, हम्म, अनाउंस आप देखे तो
जी कि जी भाई जी। आप इस पे प्लीज, खुदा हाँ के वास्ते आप इस पे सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, ये अजीब, खुदा के वास्ते आप मुझे टेलीविजन पर नहीं देखना चाहते तो यूट्यूब पर तो देखो भला। ये ये जरा इतना तो रहम करो। ये बड़ी। देखिए इससे हाँ। इससे आपको कुछ इशारा मिलता है कि फजा, जो लोग बरसरे इक़्तिदार हैं, वो 2024 के इलेक्शन के लिए फजा को किस तरह से देख रहे हैं। हम्म। मुझे तो इसमें एक किसी हद तक घबराहट दिखाई देती है, वरना इसकी क्या जरूरत थी। जी प्राइम जी। मिनिस्टर को किताब है, यूट्यूब मेरा देखिए। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये खैर हमने सऊदी अरब और भारत के इस फॉरेन पॉलिसी में कंफ्यूजन की बात की। अब मैं हल्का सा उस सऊदी तरफ अरब का ये है, हाँ। सऊदी अरब का ये है कि वो एक तरफ तो उसने ईरान से रिश्ते कायम कर लिए हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेशर में वो ये कह रहा है बार बार कि हम किसी हद तक उस मंजिल पे पहुंचने वाले हैं कि हमारे रिश्ते इसराइल से भी हो जाएं। लेकिन मेरा गेस है, ये याद रखिएगा, हाँ। मेरा गेस है कि ये उधर जाने से पहले ये अपने हाथ में कुछ, मोहम्मद बिन सलमान कुछ ले लेगा, हम्म कोई ना कोई स्टेप पैलेस्टीनियंस के बारे में, कि इसके उसके बगैर कोई इसके मानी ही नहीं है कि हमने हम्म आपसे दोस्ती कर ली, कोई मानी नहीं। इसका मतलब यह है कि पीछे कुछ न कुछ तैयारियां हो रही होंगी, हम्म और वो क्या होंगी वो हम्म देखने, फिर इस हम्म दोस्ती के मानी भी होते हैं, फिर हाँ। इसके वो ये उसमें 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 सर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की तरफ से ऐसे इशारे आ रहे हैं कि सऊदी अरब ने उन्हें ये समझा दिया है कि समथिंग लेसर देन ए पैलेस्टीनियन स्टेट, कुछ फिलिस्तीन के हक में कुछ हो जाए, वो स्टेट अभी मिले ना मिले, वादा भी हो जाए शायद, तब भी वो उस तरफ चले जाएंगे, ऐसे ऐसे कुछ इशारे आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई इजराइल की अपनी ऐसी हैसियत है आज के उस वक्त में, जबकि वहां से ये खबरें आ रही हैं, वहां के फॉर्मर मोसाद के सरबराहों की, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर्स की, इवन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की, के मुश्किल में है इजराइल अपने वजूद के लिए। हिजबुल्लाह, हमास, जिहाद इस्लामी, इनके पास इतने हथियार आ गए हैं कि हमारे वजूद को खतरा है। ऐसे वक्त में क्या वाकई ये इजराइल की मदद होगी अगर सऊदी अरब उससे ताल्लुकात बढ़ाता है, या सऊदी अरब की मदद होगी अगर इजराइल से ताल्लुकात बढ़ाता है? किसको फायदा होगा? इंटरनली नेतन्याहू साहब अपने अल्ट्रा राइट विंग से ये कह पाएंगे कि देखिए हमने इनको अपनी तरफ कर लिया, पसे पर्दा अग्रीमेंट्स जो हुए हैं उनका तस्करा नहीं होगा, हम्म। लेकिन उन अग्रीमेंट्स के बगैर ये रिश्ता नहीं कायम होगा। ये मेरा असेसमेंट है। लेकिन क्या इजराइल किसी भी एग्रीमेंट पर अमल करेगा? टू स्टेट थियरी की बात शुरू से होती रही। अमेरिका के मीडिएशन में आपको याद होगा, 80s में 90s में जो पीस टॉक्स होती थी, उसमें जेरूसलम राजधानी, अलग फिलिस्तीन स्टेट। अब वो टू स्टेट थियरी पर बात करना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते अगर कोई याद भी दिलाता है। इस बैकग्राउंड में क्या इजराइल कोई भी एग्रीमेंट पर अमल करेगा अगर कोई एग्रीमेंट हो भी जाए? एक इशारा मैं करता हूं, और आप मुझे बताइए कि क्या इसमें कुछ जान है। हम्म इस बीच में पिछले कुछ वर्षों में एक चीज पैदा हुई है, वो है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में जो हाइड्रोकार्बन की हम्म खानें मिली हैं, वो हम्म दुनिया में उनका नजीर नहीं हम्म है। अगर वो वहां है तो इसराइल उसको लेने के लिए पहले मिटाए गाजा से फलस्तीनियों को, क्योंकि वो तो समंदर पे है। हम्म 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 यानी कि अगर वो समंदर पे, अगर गाजा रहा तो गाजा के पास तो ये है, और इसको आपने एक स्टेट मान लिया तो लीजिए ये तेल, एक खान इनके, कि मैं
सोचता हूं कभी कभी। आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी क्या राय है? हाँ, अभी अभी तो पिछले कुछ महीनों पहले जो लेबनान के साथ एग्रीमेंट हुआ, यानी दो मुल्क जो एक दूसरे को यानी कबूल नहीं करते, उनके बीच में अनरिटन एग्रीमेंट हुआ या कोई लिखा हुआ एग्रीमेंट हुआ, और दोनों मुल्कों की राजधानियों में नहीं बात हुई, तीसरी जगह बात हुई। उसमें एक डिमार्केशन लाइन तय हुई कि यहां तक लेबनान उनको इस्तेमाल कर सकता है और बाकी इजराइल करेगा। इजराइल के अंदर अब जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो पिछली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है कि साहब आपने हिजबुल्लाह के दबाव में ये एग्रीमेंट किया है। तो ये अभी हेजी पिक्चर है, कितना वो कर पाएंगे। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से बाकायदा धमकी भरे बयानात थे, या तो एग्रीमेंट कर लो नहीं तो हम आ रहे हैं। वो आने से पहले पहले ये एग्रीमेंट हो गया था। तो इतनी बात तो इसमें साबित हो गई कि हिजबुल्लाह की बढ़ती हुई ताकत, और बगैर हिजबुल्लाह के कोई लेबनान की सरकार नहीं बन सकती बगैर उनकी मर्जी के। यहां तक तो बात पहुंच गई है। आने वाले वक्त में अब किस तरह से कहां बात जाकर के ठहरेगी वो तो वक्त बताएगा। आखिर में फिर मैं आपसे एक कंक्लूजन के तौर पर, कहां जाएगी दुनिया? अभी देखिए, अभी कहाँ जाएगी, कहाँ ये काफिला ठहरेगा, इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन काफिला जिस तरफ जा रहा है वो रास्ता वाज़ेह है, साफ है। यूनिपोलर वर्ल्ड खत्म हो गई है, मल्टीपोलर वर्ल्ड में अब देखिए बहुत बड़ी चीज हो रही है कि डॉलर की जो का कंट्रोल है दुनिया के ट्रेड में और दुनिया के यातायात में, उसको खत्म करके एक नई चीज ब्रिक्स पैदा कर रहा है। उसकी बात हो रही बहुत आगे, जिसका कि विच विल बी बैक्ड बाय गोल्ड, यानी गोल्ड उसको बैक करेगा, जो कि नया सिक्का बनने वाला है। और वो जो पेमेंट का सिस्टम होता है स्विफ्ट जिसे कहते हैं, उसका अल्टरनेट लेकर के आ रहे हैं कि आपस में कारोबार कर सकें, और वो डॉलर की का जो वो है। और कई जगहों पर एक बड़ी दिलचस्प छोटी सी खबर है, आखिर में मैं याद दिला दूं अपने दर्शकों को। तालिबान ने अपनी हुकूमत में वहां का सिक्का काफी मजबूत किया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि दुनिया में सबसे तेजी से मजबूत होता हुआ सिक्का तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान का है इस वक्त। तो ये बड़ी अजीब अजीब चीजें आ रही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आने वाले आपको पिछली दफा बताया था कि वाहिद मुल्क है चीन जिसने अपनी सिफारतखाना यानी गोया बगैर रिकग्नाइज किए हुए तालिबान को अपना क्रेडेंशियल्स दे के वहां अपने सफीर को बिठा दिया है। जी जी जी, बहुत अहम बात है। और चीन जानता है कि जहां स्पेस खाली है वहां जल्दी जगह भर दो, ताकि बाद में आने वाले वो बाद वाले लोग कहलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।